जी चलिए। तो हेमंत ऋतुचर्या हमने अभी भी कंप्लीट की। अब आगे शिशिर की बात करते हैं। शिशिर के अंदर देखो क्या कह रहा है कि विशेषकर यही विधि कौन सी, हेमंत वाली जो है वो शिशिर में भी करनी चाहिए, क्योंकि शिशिर में शीत अधिक होता है और आदान काल जनित रुक्षता भी होती है। अब देखो ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या है कि जो हमने हेमंत में जो रेजिमेंट्स बताए हैं एज इट इज़ सारे शिशिर में करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, विशेष रूप से। ये देखो विशेषतः लिखा हुआ है ना यहाँ पे, चरक भी यही कहते हैं कि विशेष रूप से शिशिर के अंदर इस हेमंत ऋतुचर्या का पालन तो करना ही है ना। हेमंत के अंदर तो करना ही है, लेकिन स्पेसिफिकली शिशिर के अंदर भी करना है। क्यों, इसके दो रीज़न है कि शिशिर जो है ना वो हेमंत से ज़्यादा खतरनाक है। ये पहली बात तो इसके अंदर सर्दी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। हेमंत में तो स्टार्टिंग होती है सर्दी की, शिशिर तक जाते जाते वो पीक पे पहुँच जाती है ना, तो सर्दी ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है, शिशिर से क्या शुरू हो जाता है, आदान काल शुरू हो जाता है। तो आदान काल के ऋतु में हमने क्या बोला था कि सूर्य का बल ज़्यादा होता है तो रुक्षता भी ज़्यादा होती है, बॉडी के अंदर रुक्षता ज़्यादा बढ़ती जाती है, वायुमंडल में भी बढ़ती जाती है। इसलिए इन दोनों कारणों की वजह से शिशिर ऋतु के अंदर हेमंत ऋतुचर्या का पालन विशेष रूप से करना है। ठीक है, आगे देखो आगे ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पे शिशिर ऋतुचर्या कंप्लीट हो जाती है। अब ये वसंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि शिशिर ऋतु में संचित कफ वसंत में सूर्य की किरणों की ऊष्मा से पिघलकर अग्नि को नष्ट करते हुए रोगों को उत्पन्न करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि कफ का जो संचय है वो कौन सा है, शिशिर ऋतु के अंदर है। ठीक है, ये बात मैंने बता दी थी कि 6 हमारी ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत, ये होती है ना। इसके अंदर वसंत ले लो तो उसके अंदर कफ का प्रकोप, फिर वर्षा ले लो तो उसके अंदर वात का प्रकोप, फिर यहाँ पे शरद ले लो तो उसके अंदर पित्त का प्रकोप। ठीक है, बाकी इन ऋतुओं में संचय होता है। तो क्या है यहाँ देखो, वसंत के अंदर कफ का प्रकोप करवाना है ना, तो उससे पहले वाली शिशिर ऋतु आती है, तो शिशिर के अंदर संचय हुआ होगा, पहले कफ का संचय होता है तभी तो प्रकोप होता है। तो बोला कि शिशिर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी वायु थी ना, ठंडी ऋतु थी ना, तो उसके अंदर क्या हुआ, शीतल वायु की वजह से, शीतल आहार विहार की वजह से क्या होता है, कफ का संचय हुआ। अब कफ का संचय तो हो गया, फिर जैसे ही शिशिर ऋतु गई तो क्या होता है वहाँ पे, सूरज निकलता है, सूरज साफ होता है वसंत ऋतु के अंदर, सूरज का बल बढ़ता है ना, बढ़ने लग जाता है, तो वो जो कफ था वो अब मेल्ट हो गया, पिघल गया, उसकी वजह से बोलते हैं कि कफ का प्रकोप हो गया। ठीक है, ये चीज़ उसके अंदर बताई है। अब ये बढ़ गया, कफ का जो है वो प्रकोप हुआ। अब क्या हुआ, ये प्रकोप अग्नि को नष्ट करते, क्या होता है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ कफ बढ़ेगा वहाँ वहाँ अग्नि बांध्य होता है, इसीलिए कहते हैं कफज प्रकृति का जो होता है उसकी अग्नि मंद होती है। दूसरा, कफ की वजह से मंदाग्नि होती है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था तो उसको रिलेट कर सकते हो। तो अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट लाइन बताई, इसका मतलब क्या है कि ये बताने का ये सिग्निफिकेंस है कि हमने ये चीज़ बता दी तुम्हें कि क्या होता है, इस ऋतु के अंदर कफ का होगा प्रकोप और उसकी वजह से अल्टीमेटली अग्नि होगी कम। ठीक है, अब सारे जो तुम्हारे रेजिमेंट्स हैं ना वो सब कफ को और अग्नि को ध्यान में रख करके करने, कि कफ को हमें कम करना है और अग्नि को बढ़ाना है, ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। ठीक है, ये इसलिए बताया है। ये हर जो ऋतु है ना उसके स्टार्टिंग में तुम्हें बता देंगे कि हम जो इसके अंदर आहार विहार बताएंगे उसका रीज़न अल्टीमेटली ये जाता है कि इसमें ये दोष बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस ऋतु के अंदर कफ बढ़ा हुआ है। अब देखो हम क्या क्या करेंगे कि उस कफ को शीघ्रतापूर्वक जीतते हैं, उसके लिए क्या करो, तीक्ष्ण वमन करो, नस्य करो, लघु और रुक्ष भोजन दो। ठीक है, व्यायाम करो, उद्वर्तन करो और आघात, इन सब से इस प्रकोपित कफ को जीतें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं वात को बॉडी के अंदर बढ़ाती है, उसकी वजह से क्या है, कफ कम होता है, या फिर यूँ बोले डायरेक्टली कफ कम होता है। वात और कफ का इससे ऐसा ही रिलेशन होता है, जहाँ जहाँ वात बढ़ती है वहाँ वहाँ कफ कम होता जाता है। ठीक है, फिर क्या बता रहा है कि स्नान करो, कपूर चंदन अगरू केशर का शरीर पर लेप करो। ऐसा ही लेप अपन ने हेमंत के अंदर भी पढ़ा था। कुल मिलाकर के ऐसा है कि तैयार होना है। ठीक है, हेमंत के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो उष्ण चीज़ें हैं उसका लेप कर रहे थे, तो उष्ण में उष्ण से अगरू याद रख लेना, तो हेमंत के अंदर अगरू था। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी अगरू है। यहाँ पे अगरू इसलिए है क्योंकि ये उष्ण है ना, तो कफ का नाश करेगी। ठीक है, इसके साथ में चंदन भी है इसके अंदर, तो कोई कुछ भी याद कर लेना, वैसे इन दोनों के अंदर कॉमन ही आता है। लेप का मतलब ये है अच्छी तरीके से तैयार होना, ऐसा समझो। फिर देखो जो खाना है ना वो इम्पॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये कि लेप करके पुरातन जौ, पुरातन गेहूँ और मधु का प्रयोग करें। इससे पहले जो हेमंत था उसके अंदर क्या था, सारे नवीन थे, नवीन अन्न का सेवन था। ऐसे ये सिर्फ एक ही ऋतु है जिसके अंदर नवीन अन्न का सेवन बताया है, क्योंकि इस वक्त अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो नवीन अन्न क्या होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। अग्नि
कफ को बढ़ाने वाला होता है, और साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुरु होता है, तो बढ़ी हुई अग्नि के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक बैठता है, इसलिए ये बोला। अब यहाँ पे तो क्या है, कफ बढ़ा हुआ अग्नि मंद है, तो इसलिए पुराने बोले। पुराने के अंदर क्या होता है, वो लघु होता है, इसलिए हम पुराना अन्न बोलते हैं, पथ्य। तो पुराने अन्न खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पुराना भूलना मत, ठीक है। और एक देखो किसका, कि मधु का प्रयोग करो। तो मधु किसके अंदर श्रेष्ठ होता है, कफ के शमन के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आगे वर्षा ऋतु पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आता है, चरक के अंदर एक लाइन आती है कि पान, भोजन और संस्कार, इन तीनों के अंदर किसका यूज़ करो, मधु का विशेष रूप से यूज़ करो। उसका एक रीज़न और अलग होता है, वो जब वर्षा ऋतु हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे मधु का क्या रीज़न है, कि ये कफ को कम करेगा, इस वजह से यहाँ कफ का मधु का यूज़ किया है, ठीक है। फिर देखो क्या कहा, कि जांगल मांस को शूल्य में पिरो करके भून कर भोजन में लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बनता है, ठीक है। पीजी लेवल पर भी और आपके अभी एग्ज़ाम के लेवल पर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत अच्छे से देखना कि जांगल मांस को शूल में पिरोकर, इसमें जो शूल में पिरोकर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये श्लोक में आओ एक बार, इस लाइन को श्लोक से पूछा जाता है। ये देखो यहाँ पे शूल्य बुक लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो शूल्य भूख है ना, ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं कि शूल्य भूख का सेवन कौन सी ऋतु में बताया हुआ है, तो वो कौन सी है, वसंत ऋतु के अंदर शूल्य भूख बताया हुआ है। शूल्य भूख का मतलब शूल, शूल के अंदर पिरो करके और फिर खाना, जैसे बारबेक्यू होता है ना, कैसे होता है, एक ऐसे से डंडी सी होती है और वहाँ पे ऐसे मांस के टुकड़े ऐसे लगा देते हैं, इसको हम शूल्य भूख बोलते हैं ना, बारबेक्यू को। तो शूल्य बुक हाउस के अंदर ये इंपॉर्टेंट था इसके श्लोक के अंदर। और अनाज कैसे लेना है, पुराना लेना है, साथ में क्या लो, मधु का प्रयोग करो, ठीक है। फिर बोला प्रिया द्वारा परोसे गए आम्र रस से, प्रिया प्रिया सब इधर आ जाएगा। प्रिया से मतलब कोई स्पाउस से नहीं है यहाँ पे, कि उसकी वाइफ ही हो, ऐसा नहीं। प्रिया का मतलब प्रियजन, ऐसा जिनको देख करके उसके मन में प्रीति उत्पन्न हो। एक आता आहार विधि विधान, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो भोजन जो करना है ना, भोजन एक पूजा है, उसको कैसे करें, इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणे, कि ऐसी जगह पे बैठ कर के खाओ जो आपको अच्छी लगती हो, ऐसे बर्तनों के अंदर खाओ जो आपको अच्छे लगते हो। सिमिलरली ऐसे इंसान द्वारा परोसा हुआ खाओ जो आपको अच्छा लगता हो, वो आपका कोई मित्र भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ स्पाउस से प्रिया का मतलब सिर्फ स्पाउस से नहीं है। इसके अलावा क्या बताया, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि आसव, अरिष्ट, सिधु, मार्दविक और माधव, इनको मित्र मंडली के साथ पिए। और अम्बू के अंदर क्या लिखो, जितने सारे भी जल आएंगे ना, वो वसंत ऋतु के अंदर आएंगे, है ना। हेमंत ऋतु के अंदर क्या था, इधर अरिष्ट वगैरह थे, इधर वसंत ऋतु में क्या है, इसको ऐसा समझो, एक चीज़ होती है, वसंत का मौसम कब आता है, मार्च अप्रैल में आता है ना। मार्च अप्रैल अप्रैल का महीना होता है जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, इस वक्त हम थोड़ा सा पिकनिक वगैरह पे जाने का सोचते हैं, क्योंकि मौसम सही रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसके लिए कोटेशन आता है, वसंते भ्रमणम पथ्यम, भ्रमण के वसंत के अंदर घूमो, ये पथ्य होता है। तो एक कहानी इस तरीके से याद करो कि तुम लोग सारे, तुम्हारे जो है पेपर ख़त्म हुए और तुम लोग गए घूमने के लिए, ठीक है। कहाँ जाओगे, मित्र मंडली के साथ में। अभी ये सामने जो पहले पढ़ा था कि वन बाग उपवन बगीचे, ऐसे ऐसी जगह पर जाओ जिसमें ये ऐसे होगा, है ना। ये का मतलब झरने बह रहे हो, हवाएं आ रही हो, ये सब ऐसी जगह पे जाओ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि तुम लेकर के क्या जाओगे, तो खाने के लिए क्या लेकर जाओगे भाई। जब सब मित्र मंडली वगैरह बैठेगी तो क्या होगा, कुछ लोग पीने वाले होंगे, जो पीने वाले होंगे उनको तुम क्या दोगे, निर्गद हो गया, सॉरी ये क्या है, निर्गद मतलब, हाँ निर्गद मतलब निर्दोष, आसव, निर्दोष का मतलब ये है कि आसव अरिष्ट ऐसे हो जो खराब नहीं हुए हों, है ना, जो कि यूज़ करने के लिए अच्छे अच्छे हों। निर्गद का मतलब ये है कोई भी दोष रहित हो। यहाँ श्लोक में तुम देखोगे ना तो उसमें निर्गद आएगा टर्म। तो निर्दोष या निर्गत का मतलब यह है उसके अंदर कोई दोष ना हो, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, ऐसा लेकर के जाओ। क्या लेके जाओ, आसव, अरिष्ट, सिधु, ये सारे जो ना अल्कोहल के टाइप हैं। आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, जब औषध द्रव्य जो लेते हैं उनका फर्मेंटेशन कर देते हैं, नॉर्मल औषध द्रव्य लेकर के उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐड करते हैं जिससे फर्मेंटेड हो जाता है वो, तो उसको हम आसव बोलते हैं। और जब उन्हीं औषध द्रव्यों को लेकर के उनका क्वाथ बनाते हैं और फिर उनका फर्मेंटेशन करते हैं तो उसको हम अरिष्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे मध्य के टाइप है। तो हम क्या गए थे, हम वसंत भ्रमणम पथ्यम ये सोच करके हम घूमने गए थे। घूमने के लिए भी अपने पास दो तरह के मित्र थे, कि जो पीने वाले थे उनको तो हमने मद्य का इंतज़ाम करा दिया। कौन कौन सी, आसव बना दिया, अरिष्ट बना दिया, सिधु, मार्द्विक, मार्द्विक मतलब है ना, सिधु गुड़ से बनता है, और मार्द्विक जो होता है ना, मृद्विका बोलते हैं अपन, जो मुनक्का होती है उसको,
तो मुनक्का से जो बनता है मध्य उसको मार्द्विक बोलते हैं, ठीक है। फिर मधु से जो बनेगा उसको माधव बोलेंगे। तो उसको वो दिला दिया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीते नहीं हैं, नहीं पीते, उनको क्या बोलते हैं, ले भाई तू पानी पी। अब पानी के अंदर भी ना अपने पास 4-5 वैरायटी है, ऐसे नहीं, फ्लेवर्ड वाटर देंगे हमको। क्या देंगे कि श्रृंग विराम्बू देंगे, मतलब सौंठ का पकाया हुआ जल। इसका श्लोक में देखना श्रृंग विराम्बू है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से कि श्रृंग विराम्बू का सेवन किसके अंदर पथ्य है। तो जितने तरह के भी अम्बू हैं, जितने तरह के भी जल हैं, वो सब किसके अंदर हैं, वसंत ऋतु के अंदर, क्योंकि वसंत के अंदर हम करते हैं पिकनिक, ठीक है। तो श्रृंग विराम्बू है, साराम्बू है, और मधु का शरबत है, नागर मोती से सिद्ध जल है, ये सब पीना चाहिए। तो ये बताया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, किस तरह से घूमना चाहिए, वो इसके अंदर आ रहा है अब आगे, कि ये ले लो, ये खाने का सामान ले लो और फिर घूमने कहाँ जाओ। तो ये पूरा पैराग्राफ में बताया हुआ है कि चारों ओर जल बह रहा हो, सूर्य कहीं थोड़ा दिखाई दे रहा हो। तो ये सब ऐसे ही पढ़ने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये खाना पीना क्या था वो इम्पॉर्टेंट था। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका श्लोक आ रहा है। इसका अगर तुम याद कर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, नहीं तो चरक में तो करना ही पड़ेगा, वरना भूल जाते हैं इसको। तो क्या कह रहा है कि वसंत में क्या क्या अपत्य है, कि क्या क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरांश त्यजेत, कि इस ऋतु के अंदर गुरु अन्न नहीं खाना। रीज़न आपको पता है, अग्निमंद हुआ हुआ है और कफ बढ़ा हुआ है, तो ये और ज़्यादा वर्सन कर देगा सिचुएशन को, इसलिए नहीं खाना। शीत पदार्थ भी नहीं खाना, कफ बढ़ा हुआ है। दिन में सोना ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दिन में सोना क्या करता है, आचार्य के अकॉर्डिंग कफ पित्त को बढ़ाता है। एक आचार्य के अकॉर्डिंग ये कफ का प्रकोप करता है, एक आचार्य के अकॉर्डिंग ये त्रिदोष का प्रकोप करता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तो दिन में तो बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। सिर्फ एक ऐसी ऋतु है जिसमें हम दिन में सो सकते हैं, वो है ग्रीष्म ऋतु। बाकी किसी के अंदर भी सोना पथ्य नहीं है। फिर क्या बोला कि स्निग्ध अम्ल और मधुर इन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, स्निग्ध है, अम्ल है और मधुर है, ये क्या करती है, ये अल्टीमेटली कफ को बढ़ाने का काम करती है ना। हमने देखा था ना, कटुतिक्त कषाय जो है वो कफ को कम करते हैं, मधुर अम्ल लवण है वो कफ को बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है अपना वसंत ऋतुचर्या, है ना। अब ग्रीष्म ऋतुचर्या नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।